हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। देखो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। द न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। Therefore, it may be expected that the mass of the nucleus is equal to the total mass of its individual protons and neutrons। मतलब कि जितने अंदर न्यूट्रॉन्स है एंड जितने अंदर प्रोटॉन्स है उन सब का टोटल मास निकाल लो, मतलब कि सबका मास का इंडिविजुअल मास का एडिशन कर दो, उतना मास होना चाहिए यहाँ पे न्यूक्लियस का। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं और हमारा गणित भी यही बोलता है। हमारा मैथ्स क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि अगर मैं बोलूँ कि भाई एक न्यूक्लियस से जो बना है दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से, ठीक है, जैसे कि हीलियम, तो एक न्यूक्लियस जो बना है दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से, तो भाई वो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? तो आप तुरंत बोलोगे कि सर दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन के मास प्लस दो न्यूट्रॉन का मास, ये एडिशन कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखा गया तो ये पता चला कि भाई साहब ये ऐसा नहीं हो रहा है। अज्यूम कर लो कि भाई ये जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियर मास अगर कैपिटल एम है, तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये जो कैपिटल एम है इट इज फाउंड टू बी ऑलवेज लेस देन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फ्री स्टेट। मतलब कि जब देखा गया तो ये पता चला कि भाई जो एक्चुअल में जो न्यूक्लियस का मास होता है वो हमेशा जो उनका इंडिविजुअल मास के एडिशन करते हैं ना उससे कम ही होता है। मतलब कि ऐसा क्यों, मतलब समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जब भी मैं किसी न्यूक्लियस का अगर मास निकालूं, जैसे कि मैं हीलियम की बात करता हूं, तो अगर मैं हीलियम का मास निकालूं तो मुझे पता है कि हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं एंड दो न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो एक्चुअल में अगर मैं बोलूं कि ये हीलियम का मास कितना हो, हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर दो प्रोटॉन का मास, मतलब कि टू टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टू टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मैं ये कंप्यूट करूंगा तो भाई मुझे पता चला कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन है वो हीलियम न्यूक्लियस के एक्चुअल मास से, मतलब कि एक्चुअल मास ये ट्वाइस एमपी प्लस ट्वाइस एमएन से लेस देन है। ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि जब हम एक्चुअल में मेजर किए तो उसका जो टोटल मास निकला न्यूक्लियस का वो एक्चुअल में ये मास से कम निकला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि ये रिजल्ट हमें देखने को मिला, है ना। ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई ना कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अंदर बैठे हैं उनका इंडिविजुअल मास का एडिशन करते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है उससे कम वैल्यू आती है एक्चुअल मास की। तो बाकी का ये गैप जो निकल रहा है, मतलब कि जो डिफेक्ट दिख रही है हमें, वो गई कहां पे, है ना। ये जो आती है ना, ये जो हमें जो डिफेक्ट देखने को मिलती है उसको बोला जाता है मास डिफेक्ट। इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो ऐसे समझा सकता हूं कि मान लो कि आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ए है, जिसका एटॉमिक नंबर अगर जेड है, तो ऐसे केस में हम मान सकते हैं कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, जेड, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो भैया जेड माइनस ए, ठीक है, जेड माइनस ए। एक्चुअली इसको ए माइनस जेड आपको बोलना है तो बोल सकते मास नंबर में से ये आप ये एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्चुअली ए माइनस जेड होगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास में से सॉरी मास नंबर में से ये एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो उतने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई ये जो न्यूक्लियस है उसका मास कितना होना चाहिए, उसका मास होना चाहिए जेड टाइम्स एम पी प्लस एन टाइम्स एम एन, है ना। इतने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना हो, एन टाइम्स एम एन। और इतने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो टोटल प्रोटॉन का मास कितना हो, जेड टाइम्स एम पी, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन जो भी होगा वो एक्चुअल में ये न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। लेकिन मेजर किया तो पता चला कि भाई उसका मास तो कैपिटल एम है जो ये वैल्यू से लेस देन है। मतलब कि यहां पे कुछ मास की डिफेक्ट हमें देखने को मिल रही है ना। अगर मैं बोलूं तो यहां पे कुछ मास की डिफेक्ट हमारे पास है। कितनी डिफेक्ट आई, मास की डिफेक्ट है, मास की डिफेक्ट है, वेरिएशन है मास के अंदर, चेंज आ रहा है, मतलब कि जितना है उतना हो नहीं रहा है, जितना होना चाहिए उतना होता उतना है नहीं, उससे कम वैल्यू हमें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मास लॉस हुआ है ना। और ये जो लॉस हुआ है ना, मास कहां पे लॉस हुआ है, वो जो लॉस है वो हम ये फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दैट मास लॉस, ठीक है। एक्चुअल में ये a माइनस जेड है वो वही हमें n देता है ना। तो आप इसको n को हटा दो, ये जो भी प्रिंटेड है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये n को हटा दो
तो आपको ये जो फॉर्मूला मिलता है ना, दिस फॉर्मूला शोज द मास डिफेक्ट, मतलब कि आपको पता करना है कि मास डिफेक्ट कितनी है, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू में से ये जो एक्चुअल मास आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना मास डिफेक्ट हो रहा है ना, कितनी मास की डिफेक्ट आई है यहाँ पे, कि जो होना चाहिए इतना, लेकिन हमें कुछ मिल रहा है इतना। ठीक है, तो ये डिफेक्ट आप ये वाले फॉर्मूला से पता कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मास डिफेक्ट। तो समझ में आ गया मास डिफेक्ट है क्या। ठीक है, कि एक्चुअल में जो होना चाहिए वो नहीं है, उससे कुछ कम वैल्यू ही हमें एक्चुअल में मिलती है ना, एक्चुअल में मिलती है जब हम मेजर करते हैं तब। तो ये जो डिफेक्ट आ जाती है इसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। अभी सवाल ये आता है कि भाई तो ये मास की जो डिफेक्ट आई, मतलब कि मास हमें यहाँ पे लॉस होता नजर आ रहा है। मैं लॉस तो नहीं बोल सकता क्योंकि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, मास इज वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ये सोचना चाहता हूँ कि भाई तो ये मास गया कहाँ पे, है ना। सवाल ये बहुत बड़ा आता है कि भाई तो फिर वो डिफेक्ट में जो हमें मिल रही है वैल्यू कि भाई इतना मास गायब है, तो वो गायब है मतलब कि वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ना, दैट मास इज दैट गायब मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, है ना। तो वो गया क्यों, कहां गया होगा, किस लिए गया होगा, है ना, ये सवाल आता है। गया किस फॉर्म में, वो तो समझ में आ गया कि भाई वो एनर्जी के फॉर्म में गया होगा, क्योंकि आइंस्टाइन जी ने रिलेटिव एक थियरी दी थी, उसकी वजह से हम इतना तो समझ सकते हैं कि भाई मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द energy and energy can be stored into the mass, मतलब energy can be converted into the mass, so ultimately mass is a form of energy, है ना। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आता है कि ये मास गया कहाँ होगा, तो ये मास गया होगा कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्म में, है ना। और कितनी एनर्जी, मतलब कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो डेफिनेटली भाई कितना मास यहाँ पे लॉस हुआ है, गायब हुआ है, लॉस नहीं बोलूंगा, गायब हुआ है, डेल टाइम। सो डेल टाइम इंटू सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी, ये मास जो भी है वो इतनी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। फ्रॉम दी न्यूटन्स आइंस्टाइन दी गए फॉर्मूला, फ्रॉम दी आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो मास लॉस हुआ है, सॉरी वापस लॉस बोल रहा हूं बार बार, इतना जो मास यहाँ पे गायब हुआ है, वो गायब मास एक्चुअल में इतनी एनर्जी में कन्वर्ट होके निकल चुका है ना। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई तो फिर ये एनर्जी रिलीज ही क्यों हुई, है ना। सवाल ये आता है कि भाई वो उतना मास को एनर्जी में रिलीज होने की वजह क्या है, क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये मास एनर्जी में, इतनी एनर्जी में गायब हुआ, क्यों, ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये घटना घटी। तो भाई इसके पीछे जवाबदार है भाई ये बाइंडिंग एनर्जी, भाई ये बाइंडिंग बॉन्ड, बाइंडिंग ऑफ दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। देखो होता क्या है कि जब ये सारे जो भी मास है, मतलब कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो जब किसी बंधन में नहीं होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं, ऐसे केस में उनका जो एक्चुअल मास है वो हमें दिखता है। लेकिन जब वो बॉन्ड में कनेक्ट होते हैं, मतलब कि जब भी न्यूक्लियस बनता है, मतलब कि जब भी ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ एकजुट होते हैं, तो ऐसे केस में ये सारे जब भी एकजुट होते हैं ना ऐसे, तो ऐसे केस में भाई ये जब भी एकजुट होंगे, एक न्यूक्लियस की रचना करेंगे, तब कुछ एनर्जी यहां पे रिलीज होगी, कुछ एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। ये एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। अभी इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, इसको बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोला जाता है। ये बाइंडिंग एनर्जी इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तो आप उसको एक तरीके से ऐसे समझो कि जब ये अलग अलग थे, मान लो कि ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन है, जब अलग अलग थे तब उनका मास, इंडिविजुअल मास जो उनका एक्चुअल मास है वो उनके बराबर है। जैसे वो एक दूसरे के साथ बाइंडिंग होते, बॉन्ड में जुड़ते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और एक न्यूक्लियस की रचना करते हैं, ऐसे टाइम में कुछ एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं, है ना। अभी इसको बाइंडिंग एनर्जी इसलिए बोला जाता है कि जब भी वो बाइंडिंग होंगे, मतलब कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड में कनेक्ट होंगे, एट दैट टाइम सम एनर्जी इज रिलीज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। या फिर आप इसको अलग तरीके से ऐसा समझो कि ये जो बॉन्ड है ना, इन दोनों के, ये सब चारों के बीच में जो बॉन्डिंग यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो बॉन्ड बना है, उसको अगर तोड़ना है, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो, तो आपको जितनी एनर्जी रिलीज की थी ना जब ये अलग थे और ये इकट्ठे हुए बॉन्ड में कनेक्ट हुए, तब जितनी एनर्जी रिलीज की थी उतनी ही एनर्जी वापस इनको देनी पड़ेगी, तभी जाके ये बॉन्ड टूटेगा और ये वापस सारे अलग हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको बाइंडिंग एनर्जी के नाम से पुकारा जाता है, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोली जाती है ना। सो बाय कंबाइनिंग सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज एंड मास इज फॉर्म्ड,
देन एनर्जी ईबी विल बी रिलीज्ड इन दैट प्रोसेस। मतलब कि जब ये कंबाइन होंगे, जब ये बॉन्डिंग में जुड़ेंगे, जब ये न्यूक्लियस की रचना करेंगे, तब एक्चुअल में कुछ एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। आप उसको इस तरीके से समझो, या फिर ऐसा समझ लो कि जब ये बॉन्डिंग में है तब उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना। उल्टा सोचो, जब ये बॉन्डिंग में है, ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और उनको तोड़ने के लिए जो हमें यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, और जब भी कनेक्ट होते हैं तब वो रिलीज करते हैं, है ना। जितनी रिलीज होती है उतनी ही हमें देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये सुनो, तो दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। इसको ना ई सफिक्स बी से डिनोट किया जाता है, इसको ई सफिक्स बी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये घटना है क्या, ये हो क्या रहा है, मतलब कि क्यों ये मास डिफे करती है और क्या होता है एक्चुअल में, है ना। ये रियलिटी में क्या होता है वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी एक एग्जांपल से। पहले इतना क्लियर हुआ कि ये बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है ना। कि जब भी ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग अवस्था में से जब भी वो बॉन्ड में जुड़ते हैं और न्यूक्लियस की रचना करते हैं, एट दैट टाइम सम एनर्जी इज रिलीज्ड, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। आप ऐसा समझो कि भाई जब भी ये बॉन्ड में कनेक्टेड है, उसको तोड़ने के लिए हम जितनी एनर्जी देंगे, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी, है ना। आप वाइसा वर्सा देख लो, आप सीधा देखो या उल्टा देखो, बात तो एक ही होगी। बॉन्ड में जुड़ते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है, उतनी ही एनर्जी आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी यहां पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके वो टूटेंगे और बिखर जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सारी घटना के जो भी है कि ये मास डिफेक्ट क्या है, वो सारी चीजें ना एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वैसे आपकी एनसीईआरटी की किताब में ना इसको ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से ये एग्जाम्पल देके समझाया गया है। हम यहाँ पे हीलियम का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। देखते हैं, हीलियम का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। ये मास डिफेक्ट है क्या, क्या होता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मान लो कि मेरे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है। तो मुझे पता है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जस्ट वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है। अभी मुझे पता है कि ये हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। इट इज हैविंग टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, ठीक है। इट इज हैविंग टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। अभी ध्यान से समझना, मुझे पता है कि एक प्रोटॉन का एक्चुअल मास क्या होता है। वैसे तो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू अगर लिखूं, मैं परफेक्ट वैल्यू लिखता हूं, परफेक्ट नहीं, फिर भी वो परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन एक्यूरेसी के साथ वो वैल्यू लिखता हूं तो वो 1.00727 यूनिट होगी, है ना। तो मुझे पता है कि भाई ये जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन का जो भी मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास होता है भाई 1.00727 यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, तो एक न्यूट्रॉन का मास होता है, जिसको मैं mn से डिनोट कर दूं, तो वो होता है 1.00866 यूनिट, 1.00866 यूनिट, है ना। नॉर्मली हम इसको 1 यूनिट ही बोल देते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट ही बोल देते हैं दोनों का, और हम देख सकते हैं कि दोनों नियरर अबाउट इक्वल ही है, ये हमें पता है, ठीक है। अभी अगर ये मास लेता हूं, कंसीडर करता हूं, तो उस हिसाब से भाई दो प्रोटॉन के पास कितना मास होना चाहिए। तो भाई क्योंकि ये जो हीलियम बना है वो दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन से बना है ना, तो उस हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो दो प्रोटॉन के पास कितना मास बनना चाहिए, दो प्रोटॉन का मास होना चाहिए, दो प्रोटॉन का मास होना चाहिए, टू प्रोटॉन्स। तो इनका टोटल मास कंप्यूट होना चाहिए 2.01454, 2.01454 यूनिट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं दो न्यूट्रॉन को जोड़ के उनका टोटल मास कैलकुलेट करना चाहूं, तो टू न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ टू न्यूट्रॉन्स शुड बी 2.01732 यूनिट, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन जुड़ के एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो हीलियम न्यूक्लियस बना रहे, तो जोड़ के, है ना, मैं इनको जोड़ के एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहा हूं। सो इन दैट केस इन दोनों का एडिशन, मतलब कि हीलियम न्यूक्लियस का
मास कितना निकलना चाहिए? तो हीलियम न्यूक्लियस का मास 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये कंप्यूट होना चाहिए भाई, इन दोनों का एडिशन करोगे तो 4.03186 यूनिट इतना मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, है ना। और ये वैल्यू ही मिलेगी अगर आप एक्चुअल में इन दोनों के इंडिविजुअल मास को जोड़ते हो, है ना, तो इतना होना चाहिए। लेकिन जब भी हीलियम न्यूक्लियस का मास मेजर किया गया तो हमें यह पता चला कि भाई हीलियम न्यूक्लियस का मास इतना नहीं है। हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना कंप्यूट हुआ? तो हीलियम न्यूक्लियस का मास जब भी कैलकुलेट किया गया तो वो हमारे पास निकल के आया 4.00153 यूनिट। अब देखो ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है कि एक्चुअल में इतना होना चाहिए। अगर हम ये इंडिविजुअल मास को अगर हम यहां पे ऐड करते हैं तो हमें इतना मास दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जब भी कैलकुलेट किया तब हमें मिला इतना, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे दोनों में डिफरेंस कितना आया? अगर आप यहां पे डिफरेंस को कंप्यूट करोगे तो मुझे यहां पे दिख रहा है क्लियरली कि भाई यहां पे डिफरेंस कितना दिख रहा है मुझे। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो मुझे डिफरेंस यहां पे नजर आएगा, जिसको मैं अलग कलर से यहां पे बता देता हूं। तो मुझे डिफरेंस यहां पे नजर आ रहा है 0.03033 यूनिट, है ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आई ना इन दोनों का डिफरेंस, इसी को बोला जाता है मास डिफेक्ट। इसी को बोला जाता है मास डिफेक्ट, है ना। यही है मास डिफेक्ट। मतलब कि इसको पूरा ना लिख के मैं इसको डेल्टा एम बोल देता हूं, जो हम यहां पे बोलते हैं, है ना। तो ये होगा डेल्टा एम, ये सुनो। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल मास, इसको हम बोलेंगे एम। एम है ना, एक्चुअल मास। ठीक है, जो इसका मेजरमेंट के बाद आया वो, और ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड, ये होना चाहिए। तो ये एक्सपेक्टेड में से जब भी हमने एक्चुअल मास को जब भी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वैल्यू मिली मास डिफेक्ट की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हीलियम न्यूक्लियस के पास इतनी मास डिफेक्ट होती है ना। मतलब कि इतनी मास डिफेक्ट होती है, इसका मतलब ये होता है कि भाई इतना मास कहीं पे गायब हुआ है ड्यूरिंग दी बाइंडिंग प्रोसेस। जब भी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ ऐसे बाइंड हुए होंगे ना, बाइंडिंग में आए होंगे, बॉन्डिंग में जुड़ते हुए होंगे, और जब वो न्यूक्लियस की रचना किए होंगे तब इतना मास कहीं पे गायब हुआ है। अभी ये मास कहां गायब हुआ होगा? सो ड्यूरिंग द बाइंडिंग प्रोसेस ये जो मास है वो यार एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा। कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? तो भाई डेल्टा एम टाइम्स सी स्क्वायर के बराबर इतनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो इस तरीके से हम ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो इतना मास गायब हुआ है ड्यूरिंग द बाइंडिंग प्रोसेस, और वो रिलीज हुआ है डेल्टा एम सी स्क्वायर एनर्जी में, है ना। वो गायब हुआ मतलब कि कहीं और नहीं गया, वो एनर्जी के फॉर्म में ही गया है। ठीक है, इतनी एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो चुका है, मतलब कि इसके इक्विवेलेंट एनर्जी इतनी रिलीज हुई होगी ड्यूरिंग द बाइंडिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप इसको, ये वैल्यू है, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। पहले ये यूनिट है, इसको केजी में कन्वर्ट करो और फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो बताएगा कि इतनी एनर्जी ड्यूरिंग द बाइंडिंग प्रोसेस रिलीज हुई है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि उतनी ही एनर्जी मुझे वापस देनी पड़ेगी अगर मैं इस हीलियम न्यूक्लियस को तोड़ता हूं, है ना। न्यूक्लियस को बाइंडिंग में से, मतलब कि हर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंडिंग में से अलग करना चाहता हूं, तब मुझे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप सो कि अभी आपको समझ में आ चुका है कि ये बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। यही है बाइंडिंग एनर्जी, यही जो रिलीज हो रही है इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सो हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। अब ये पता करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है ना। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक होती है बाइंडिंग एनर्जी जब भी जितने भी न्यूक्लियंस, मतलब कि जैसे हीलियम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस की रचना करते हैं तब 2 प्रोटॉन और 2 हीलियम जुड़ते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 हीलियम, सॉरी हीलियम बोल गया, 2 न्यूट्रॉन जुड़ते हैं, है ना। तो ये 4 जुड़ के हमें एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है ना। 4 जोड़ने के बाद, 4 मतलब कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के जुड़ने के बाद हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस की रचना होती है ना। तो मुझे जब भी ये 4 जुड़ेंगे ना, तब जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो पूरे, मतलब 4 के रिलेट करने वाली बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कि पूरे ये जो बाइंडिंग हुआ ना, चारों का बॉन्डिंग यहां पे हुआ, 4 जो एक दूसरे के साथ जुड़े, तब जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई वो होती है बाइंडिंग एनर्जी, है ना। मतलब कि चारों को अलग करने के लिए मुझे उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन सोचो, मान लो कि मुझे किसी एक को ही यहां से रिलीज करवाना है, मुझे किसी एक मान लो कि चार टोटल यहां पे हमारे पास
हमारे पास क्या चार, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन वहां पे है, तो उनमें से मान लो कि एक प्रोटॉन को मुझे रिलीज करवाना है या फिर एक न्यूट्रॉन को मुझे वहां पे रिलीज करवाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि अल्टीमेटली मुझे यह भी पता होना चाहिए कि भाई मुझे चारों को अलग नहीं करना हो और उसमें से किसी एक को ही अलग करना हो, तो मुझे एक को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बात तो सिंपल है ना कि यहां पे आप देखोगे तो अगर चार है, ठीक है, अगर चार है, मान लो कि ये दोनों प्रोटॉन है और ये जो भी है वो न्यूट्रॉन है, तो अगर चार को अगर तोड़ना है तो हमें पता है कि टोटल कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। चार को अलग करने के लिए हमें टोटल ईबी के बराबर एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर चार में से किसी एक को, क्योंकि ये तो टोटल चारों को तोड़ने की एनर्जी हुई ना, तो अगर मुझे किसी एक को, मतलब कि इंडिविजुअली मुझे किसी एक को, मान लो कि इसको ही तोड़ना है, तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि ये टोटल है चारों के लिए, चारों को तोड़ने के लिए, तो किसी एक को लगानी पड़ेगी मुझे भाई EB/4। डिवाइड कर दो ये बाइंडिंग एनर्जी को 4 से, जितने यहां पे न्यूक्लियन है उससे इसको डिवाइड कर दो, तो उतनी एनर्जी मुझे पर यहां पे न्यूक्लियन लगानी पड़ेगी, है ना। तो मुझे एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन को निकालना है तो इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, मुझे एक प्रोटॉन को निकालना है तो इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो टोटल चारों को अलग करना है तो टोटल जितनी बाइंडिंग एनर्जी उतनी लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी एक को ही यहां से मुझे निकालना है, बाइंडिंग में से ये बॉन्ड है उसमें से मुझे किसी एक को ही रिलीज करवाना है, एक को ही अलग करना है, तो उसके लिए मुझे EB/4 के बराबर मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तब जाके वो एक अलग होगा, है ना, एक अलग होगा। बाकी के तीन बॉन्डिंग में ही रहेंगे, एक अलग होगा अगर मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगा तो अगर मैं इसको इन जनरल फॉर्म में देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो पर न्यूक्लियन लगाने वाली जो एनर्जी होती है, मैंने ये 4 से डिवाइड किया। 4 क्या दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फंडा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बाइंडिंग बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप यहाँ पे मास नंबर से डिवाइड कर देते हो तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी। ठीक है, वो वैल्यू आपको मिलेगी और इसको डिनोट किया जाता है EB सफिक्स एन, E सफिक्स BN से। B का मतलब होता है बाइंडिंग एंड N का मतलब होता है न्यूक्लियन। तो अगर EB लिखा है तो सभी न्यूक्लियन को रिलीज करने वाली बाइंडिंग एनर्जी, और अगर BEBN लिखा है तो पर न्यूक्लियन, उसको एक न्यूक्लियन को पर न्यूक्लियन रिलीज करने के लिए देने वाली एनर्जी। ठीक है, देने की जरूरत पड़ने वाली एनर्जी। ठीक है, सो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सीधा सा फॉर्मूला है EB/A। ठीक है, तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड टू सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियंस, मतलब कि किसी एक को यहां से रिलीज करवाना है, एक को मुझे यहां से रिलीज करवाना है, तो उसके लिए मुझे वो एक को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो वैल्यू हमें ये देती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 13.3। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जांपल 13.3 में हमें क्या पूछा गया है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखो क्या बोला है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ठीक है, तो ये हमें यहां पे निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो पहले तो आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि वन एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी वो आपको यहाँ पे पहले तो पता करने को बोला गया है। ठीक है, तो वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि वन यूनिट, हम इसको बोलेंगे शॉर्ट में वन यूनिट। तो भैया पहले तो ये देख लो कि वन यूनिट इज इक्वल टू कितना केजी होता है, वन यूनिट इज इक्वल टू कितना केजी होता है। तो भाई वन यूनिट इज इक्वल टू हमें पता है इट इज 1.6605। वैसे 1.66 लिखोगे चलेगा, पीछे के डिजिट नहीं लिखोगे चल जाएगा, 1.6605 या फिर 1.67 इंटू 10 टू द पावर जो भी लिखना है, इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो इतना kg होता है, और हमें क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने को बोला है तो उसको बाद में देखेंगे। C की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक
ठीक है। चलिए नाउ एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे हम लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू, ये जो एनर्जी होती है एक यूनिट मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी हो सकती है, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे mc²। यहां पे m कितना लेना है हमें, 1 यूनिट मतलब कि मैं इसको सिर्फ u बोल दूं, 1 यूनिट मतलब कि u इंटू c²। अभी ये 1 यूनिट की वैल्यू केजी में लिखने जाए तो कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने ऊपर ही लिखा है, केजी में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाई सी का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास। तो ये 1.6605 मल्टीप्लाई होगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 14.944 14.944 ऐसा कुछ आंसर हमारे पास आएगा। सो ये 14.944, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻16। तो ये कुछ वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 6 और 10 मतलब कि 11। सो ये 10⁻⁻11 मतलब कि मैं इसको लिखता हूँ 14.944 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अगर मैं ये जूल में आई हमारे पास, अगर मैं जूल में अच्छे से इसको लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 1.494 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ठीक है, सो इतनी एनर्जी एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आई जूल के अंदर, लेकिन हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करने को बोला गया है। तो चलिए पता कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जूल में आई, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये एनर्जी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगी 1.494 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड करना पड़ेगा 1.602 या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1.494 इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 1.6 से, डिवाइड बाई 1.6, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 0.93375 0.93375। सो ये 0.93375, ठीक है, इनटू 10⁻, इसको मैं लिखूं तो ये 19 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर 3 डिजिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये 933.75। देखो ये थोड़ा वेरिएशन आपके आंसर में रहेगा, आप ये वैल्यू कौन सी लेते हो, क्योंकि ये एक्चुअल में लिया जाता है 1.602, तो उस हिसाब से ये वैल्यू थोड़ी कम आएगी, है ना। ये 1.494 को आप डिवाइड करो 1.602 से तो आपको शायद ये 931 समथिंग कुछ मिलेगा, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में जो फिक्स दिया गया है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये थोड़ा वेरिएशन यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू कौन सी कंसिडर, कितने डिजिट तक यहाँ पे हम इस प्रिसाइज वैल्यू को लिखते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे कैलकुलेशन में हम जो ले रहे हैं उसके हिसाब से जो मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 933.75 इंटू 10⁻6। ठीक है, और 10⁻6 को हम क्या बोलते हैं, मेगा, है ना, ये मेगा हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा, इट इज नथिंग बट 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक यूनिट में होने वाली, एक यूनिट में रहने वाली एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यूनिट एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, मास यूनिट के अंदर नहीं, एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट एनर्जी हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है, अभी आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमें इसी का यूज करके
हमें ये ऑक्सीजन के अंदर कितनी मास डिफेक्ट है वो हमें पता करना है ना, कितनी मास डिफेक्ट है वो हमें पता करना है, मतलब कि उसकी जो मास डिफेक्ट है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देना है कि उसकी जो जितना मास यहाँ पे गायब हुआ है वो कितनी इक्विवेलेंट एनर्जी में गायब हुआ है, मतलब कितनी इक्विवेलेंट एनर्जी में रिलीज हुआ है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को देख के हमें पता चला कि भाई यहाँ पे आपको दिया भी गया है वैसे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया गया है 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें 8 दिया गया है, मतलब कि इसके अंदर टोटल कितने प्रोटॉन्स होंगे 8 प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई टोटल प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं 8। नेक्स्ट भाई इसका मास नंबर कितना दिया गया है 16, मास नंबर है 16, मतलब कि मुझे इतना समझ में आता है इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो भैया 16 माइनस 8 मतलब कि 8 न्यूट्रॉन होंगे उसके अंदर, है ना, 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। अभी देखो मुझे पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अभी हमने देखा कि मास आगे ही एग्जांपल में मैंने बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है भाई 1.00727। देखो यहाँ पे हमने देखा अभी ये वाला 1.00727 और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.00866 यूनिट। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00727 1.00727, लेकिन ये तो एक प्रोटॉन का मास होता है ना। उसी तरीके से अगर ये एक प्रोटॉन का मास है तो 8 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 8 प्रोटॉन का मास अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊं तो 8 प्रोटॉन, ये यूनिट एटॉमिक मास यूनिट है, तो 8 प्रोटॉन का 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना कंप्यूट होगा, तो ये कंप्यूट होगा भाई हमारे पास 8.05816 8.05816 यूनिट। ठीक है, उसी तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हमने कंसिडर किया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 यूनिट, है ना। तो उस हिसाब से 8 न्यूट्रॉन का मास कितना कंप्यूट होना चाहिए, तो 8 न्यूट्रॉन का मास कंप्यूट होना चाहिए 8.06928 8.06928 यूनिट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखने जाए तो यहां पे 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन ये दोनों जुड़ के टोटल कितना मास कंप्यूट करेंगे, तो देख लेते हैं टोटल कितना मास कंप्यूट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन ये दोनों जुड़ के टोटल कितना मास कंप्यूट करेंगे, तो इन दोनों के एडिशन के बराबर, मतलब कि 16.12744 16.12744 यूनिट। ठीक है, इतना मास कंप्यूट करेंगे। लेकिन देखा गया तो हमें पता चला कि भाई एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि भाई ऑक्सीजन का जो एक्चुअल मास है, मेजर किया हुआ मास है, वो कितना आया, वो उसके न्यूक्लियस का जो मास निकला वो आया 15.99053 15.99053 यूनिट। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसमें कुछ डिफेक्ट है ना, कुछ मास डिफेक्ट है। तो पता करते हैं कि कितनी मास डिफेक्ट यहाँ पे हमें निकल के आती है, देख लेते हैं। तो अगर मैं ये एक्सपेक्टेड मास में से ये एक्चुअल मास को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब कि इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं, इन दोनों वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे यहाँ पे आंसर निकल के आता है 0.13691 0.13691 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट, है ना। इतना मास डिफेक्ट यहां पे होगा ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर इतना मास डिफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इतना मास डिफेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको अगर मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू हमने निकाला 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना मास डिफेक्ट है, मतलब कि इतना मास गायब है, तो वो डेफिनेटली एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा, है ना। तो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी, तो इसके इक्विवेलेंट जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके इक्विवेलेंट रिलीज्ड एनर्जी जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, वो भाई डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर हुई होगी, है ना। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर हुई होगी, सीधी सी बात है ना। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर रिलीज हुई होगी। या फिर ऐसा समझ लो कि एक यूनिट के अंदर कितनी एनर्जी
हम इसको इस तरीके से मतलब बार बार सी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम इसके इक्विवेलेंट एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट जब भी हमने लिया यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो एक यूनिट के अंदर इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इतने मास के अंदर कितनी होगी, है ना। हम यहीं से पता कर सकते हैं, अगर एक यूनिट के अंदर इतनी तो इतने यूनिट के अंदर कितनी, ठीक है, इतने यूनिट के अंदर कितनी होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो इतने यूनिट के अंदर इक्विवेलेंट एनर्जी में यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ इतनी। ध्यान से देखें सर, इतनी इतनी कर रहे हो लेकिन लिखो तो सही। हाँ लिखते हैं। सो एनर्जी इन डेल्टा एम, एनर्जी इन डेल्टा एम दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें यहां पे पता है कि एक यूनिट के अंदर इतनी होती है तो इतने यूनिट के अंदर कितनी होगी, ठीक है। मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होगी 0.13691, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9337.75 से, 0.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर क्या निकल के आता है हमारे पास। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0.13691, 0.13691 इट इज मल्टीप्लाइड बाय 933.75, तो ये आंसर हमारे पास आया 127.83, 127.83। सो ये आंसर निकल के आया 127.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि आप इसको देख सकते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आप इसको देखोगे तो आप यहां से समझ जाओगे कि यहां से मैं U इज इक्वल टू मास को ही हमने U लिखा है ना, यहां से नहीं समझ में आता है तो नीचे से यहां से देख लो, यहां से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं यहां से तो भाई U इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर होता है ना, E बाई सी स्क्वायर होता है। तो इतनी एनर्जी हमारे पास आई, तो इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर भी कितनी होगी, इतनी ही होगी ना, इतनी ही होगी। तो इतने यूनिट के अंदर कितनी एनर्जी छुपी होगी पर सी स्क्वायर, इतनी 127.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 127.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ग्राफ ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जब भी ये ग्राफ प्लॉट किया गया, हर एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियन है उनके लिए, उनको एक एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग हमारे पास जो एलिमेंट है उनके न्यूक्लियस के रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब कि पर न्यूक्लियन, किसी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी लगती है उसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो उसका नतीजा कुछ हमारे पास ये निकला। सवाल हमारे दिमाग में भी आता है कि सर क्या एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या सभी एलिमेंट के लिए सेम होती है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, सभी एलिमेंट के लिए सेम तो नहीं होती है, लेकिन हम ये ग्राफ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है वो करीब करीब यहां से इतने मास नंबर से इतने मास नंबर वाले जितने एलिमेंट है उनके लिए करीब करीब इसके नजदीक आएगी, इतना है तो इसके नजदीक आएगी, इतना है तो इसके नजदीक आएगी, है ना। तो ये ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि हर एक एलिमेंट के लिए, पहले तो ये समझ लो कि प्रैक्टिकली हर एक एलिमेंट के लिए, अगर प्रैक्टिकली बोले तो ये कांस्टेंट है ना, प्रैक्टिकली बोले तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे हर एक जगह पे ऐसा हो रहा है कि भाई जब भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जुड़ते हैं, बॉन्ड में जुड़ते हैं और न्यूक्लियस की रचना करते हैं, तो हर एक न्यूट्रॉन जो भी होगा या फिर हर एक प्रोटॉन जो भी होगा इंडिविजुअली कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मास डिफेक्ट हमें दिखेगी, मास लॉस हमें दिखेगा, तो वो एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। तो इसके हिसाब से भाई यहाँ पे ये जो एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं जी हाँ ये कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन हर एक के लिए ये कांस्टेंट है ये जरूरी है, मतलब हर एक के लिए वो सेम ही है ऐसा जरूरी नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। देखो इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया गया और सभी अलग अलग एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने, जो साइंटिस्टों ने यहाँ पे एक नतीजा निकाला जिसको ग्राफ के प्लॉट में यहाँ पे दिखाया गया है आपको, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई क्या होता है। तो देखो इसका ग्राफ का जो आउटकम है वो ध्यान से समझेंगे कि भाई
प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं, डेफिनेटली प्रैक्टिकली दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। लेकिन 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 ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखोगे तो ग्राफ नीचे भी जा रहा है, देखो यहाँ पे देखो ग्राफ नीचे भी जा रहा है। काफी सारे ऐसे एलिमेंट है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी लेस देन 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको दिख रही है पर न्यूक्लियन, है ना। तो ये वैल्यू काफी नीचे भी जा रही है। उसी तरीके से आप देखोगे तो हाईएस्ट भी आपको नजर आ रही है। और फिर आप देखो तो आप ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ वैल्यू के बाद वो इंक्रीज हो रही है और वापस कुछ वैल्यू के बाद वो डिक्रीज हो रही है ना। और ये डिक्रीज भी दिख रही है, हमें डिक्रीमेंट भी दिख रहा है ना। और मैक्सिमम पहुंचने के बाद वापस डिक्रीज भी हो रही है। हाँ, इतना वेरिएशन यहां से आप इतना देखोगे तो उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं जितना यहां पे आपको दिखेगा, है ना। तो ये आप हम समझ सकते हैं। तो देखो क्या क्या आउटकम यहां से हमारे पास आके निकल के आते हैं, देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is 8.75 mega electron volt per nucleon and it is for the iron atom। तो भाई सबसे ज्यादा जब भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उन्होंने निकाली, हर एक न्यूक्लियन मतलब कि न्यूक्लियन को एक न्यूक्लियन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने जब भी ये सारे अलग अलग एलिमेंट लिए और उनके एटम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है पर न्यूक्लियन होती है वो कैलकुलेट करके देखी, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो रिजल्ट निकला उसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मिली वो आई 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। और वो किसकी थी? वो आयरन एटम की थी, वो आयरन एटम की थी, ठीक है। आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी मतलब कि अगर मुझे आयरन एटम में ध्यान से सुनना, आयरन एटम में अगर मुझे एक न्यूक्लियन को निकालना है तो मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। देखो दूसरा रिजल्ट देखो, द वैल्यू ऑफ EBN फॉर एटॉमिक मास नंबर A इज इक्वल टू 230, मतलब कि ये यूरेनियम है और उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी उन्होंने निकाली वो निकली कुछ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। मतलब कि यूरेनियम के अंदर से अगर एक न्यूक्लियन को अलग करना है तो हमें पर न्यूक्लियन इतनी, एक न्यूक्लियन को निकालना तो इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या नतीजा निकला, देखो एक और रिजल्ट भी यहाँ पे हमारे सामने आया कि EBN इज लोअर फॉर बोथ दी लाइट न्यूक्लियर, मतलब कि जिनका मास नंबर 30 से कम है, एंड फॉर दी हैवी न्यूक्लियर, मतलब कि जिसका यहाँ पे मास नंबर 170 से ज्यादा है, ठीक है। उन दोनों के लिए मतलब कि जिनका मास नंबर 30 से नीचे है और जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा है, वो दोनों केस में यहाँ पे देखा गया तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी तो भी थी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो लोअर निकली, ठीक है। क्लियर हुआ? ये रिजल्ट भी हमें यहाँ से पता चलता है। From this graph, it can be said that the binding energy per nucleon for of nucleus hydrogen 1,2 is lowest and for iron it is highest। तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन हो, ठीक है, उसके लिए भाई बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है और जो हमारा आयरन है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये हमें यहाँ से समझ में आता है, ठीक है। ये हम ग्राफ से देख भी सकते हैं। Next, the ratio of the neutrons and protons is required to be 1:1 for the stability of the light nucleus, whereas for heavy nucleus this ratio increases to 3:2। ठीक है, ये बात तो सही है कि 1:1 मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का रेशियो मतलब इक्वल रेशियो में निकलेगा, मतलब कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बोल गया, जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, तो वो जो भी न्यूक्लियस होगा वो स्टेबल होगा। हम ये स्टेबिलिटी के ओर से समझ सकते हैं, है ना। ये स्टेबिलिटी क्या होते हैं ना, वो सारी ये जो चीज, ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा ना, वो आपको रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर समझ में आएगा कि कब न्यूक्लियस अपने आप को अनस्टेबल फील करता है। और जब भी वो अनस्टेबल फील करता है ना, तब वो क्या करता है ना, तब वो डीके करता है, अल्फा बीटा गामा जो भी है, ठीक है, वो हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो अल्टीमेटली जब भी ये रेशियो मेंटेन होता है 1:1 होता है, मतलब जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होता है, तो ऐसे केस में हम मान सकते हैं कि वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमें इतनी समझ में आए, इतना पता चला कि भाई सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके पास है, तो आयरन के पास है। सबसे कम किसके पास है, तो हाइड्रोजन, जिसमें 1 प्रोटॉन हो, ठीक है। और हमने ये भी यहां से देखा कि भाई जिसका मास नंबर 30 से कम है और जिसका मास नंबर 170 से ज्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हो 30 से कम है मतलब कि ये वाला किस्सा, और 170 से ज्यादा है मतलब कि ये वाला किस्सा, तो दोनों में हमें बाइंडिंग एनर्जी कम दिख रही है कंपैरिजन में। आप देखो ग्राफ इतने रीजन के लिए ना 8 को क्रॉस कर गया है, लेकिन बाकी केस में वो 8 से नीचे है ना। तो हम यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स। देखो एक सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि भाई हमें पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो जब भी न्यूक्लियस में होते हैं तो वो तो बाइंडिंग में से जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पे हमें ये मतलब रिपल्सिव फोर्स कहां गया, मतलब गायब हो गया क्या? वो रिपल्सिव फोर्स वहां पे नहीं होता है? सवाल आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं ना वो एक दूसरे को तो रिपेल करने चाहिए ना। तो उस हिसाब से भाई दो प्रोटॉन कभी भी एक साथ ऐसे जुड़ के बाइंडिंग में तो नहीं हो सकते। लेकिन यहां पे देखा गया तो ये पाया गया कि भाई न्यूट्रॉन सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स वो सारे एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं ना। चिपक के मतलब कि वो एक दूसरे के साथ साथ नजदीक नजदीक में होते हैं ना, बॉन्ड में जुड़े हुए होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर मतलब बॉन्ड में वो कनेक्टेड रहते हैं ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई कूलम फोर्स तो ना बोलता है ना, कूलम फोर्स चलो न्यूट्रॉन की बात तो अलग है कि न्यूट्रॉन के केस में तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सो देयर इज नो एनी कूलम फोर्स बिटवीन देम या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। बट इन द केस ऑफ प्रोटॉन दैट शुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो रिपल्सिव नेचर का होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो दो प्रोटॉन दूर भागने चाहिए, एक दूसरे को अलग करके मतलब बॉन्ड को तोड़ के अपने आप ही निकल जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वहां पे कूलम फोर्स नहीं है? भाई है, कूलम फोर्स तो वहां पे है, लेकिन इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जब भी वो दोनों बंधे हुए हैं एट दैट टाइम वहां पे एक और फोर्स है जो बहुत ही स्ट्रांग है कंपेयर टू कूलम फोर्स। देखो अगर मैं मानता हूं कि कूलम फोर्स अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई न्यूक्लियर फोर्स तो उससे भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कूलम फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि वो कूलम फोर्स को भी मात दे रहा है ना। ये आप समझ सकते हो, है ना। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन सवाल होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस के अंदर ऐसे दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के कनेक्टेड रहते हैं, बॉन्डिंग में रहते हैं, कैसे है? मतलब कि उन दोनों के बीच में तो भाई रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए, बाय प्रॉपर्टी उनके पास वो फोर्स होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं है कूलम फोर्स स्टिल देयर, कूलम फोर्स वहां पे है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं। वो रिपेल तो करेंगे लेकिन उसकी इफेक्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में एक और फोर्स है जो उससे भी स्ट्रांग है। मतलब कि सबसे स्ट्रांग हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वहां पे जो दो मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या फिर जितने प्रोटॉन है, जितने अरे प्रोटॉन छोड़ो, जितने न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सारे जो एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्डिंग में कनेक्टेड है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही है ना। न्यूक्लियर फोर्स है तो वो ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो दो वो एक ही फोर्स ऐसा है, न्यूक्लियर फोर्स ऐसा है कि जो उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा है ना, जुड़े रहे हैं वो सारे उस फोर्स की वजह से, है ना। तो हम ये मान सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस, है ना। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली कूलम फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे वीक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, उससे स्ट्रांग होगा कूलम फोर्स, और उससे भी स्ट्रांग है न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो शॉर्ट डिस्टेंस वाला फोर्स होता है, मतलब कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं लग सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो वैसे वैसे वो वीक होने लगता है ना, वो वीक होता जाता है। तो वो उतने लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं लग सकता है जितने लॉन्ग डिस्टेंस पे हम कूलम फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसा बता सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम लॉन्ग डिस्टेंस पे बता सकते हैं ना, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एकदम पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लग सकता है, और इसका ग्राफ जब भी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज दैट डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेम्टोमीटर। मतलब कि कुछ डिस्टेंस के बाद ये महसूस किया गया, कुछ डिस्टेंस के बाद ये महसूस, मतलब कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस वो बढ़ता गया, दो दो अगर हम यहाँ पे मान ले कि दो न्यूक्लियन के बीच में ये डिस्टेंस बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, तो आफ्टर सम फ्यू फेम्टोमीटर ये देखा गया कि रैपिडली ये न्यूक्लियर फोर्स ना रैपिडली फॉल्स टू जीरो, मतलब कि वो रैपिडली जीरो हो गया, ठीक है, वो रैपिडली गिर गया। मतलब कि ये जो फोर्स है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वैलिड है। आप अगर कुछ लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करने जाओगे तो वो वहां पे वैलिड नहीं होगा, है ना। न्यूक्लियर फोर्स ओनली वैलिड है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो हमें लगता नजर आएगा सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अगर जैसे ही यहाँ पे डिस्टेंस दूरी बढ़ने लगेगी न्यूक्लियन के बीच की, तो अपने आप ये न्यूक्लियर फोर्स
रिड्यूस होने लगेगा और रैपिडली जीरो हो जाएगा, है ना। रैपिड जीरो आपको यहाँ पे दिखेगा उसके ग्राफ से। हम यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, लेकिन हम यहाँ से पता कर सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट डिस्टेंस r0 अबाउट 0.8 फर्मी. This means that the force is attractive for distance larger than 0.8 Fermi and repulsive if they are separated by distance less than 0.8 Fermi. मतलब कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ से हमें ये समझ में आ ही जाता है कि जैसे हम, आप ये डिस्टेंस को देखो, यहाँ पे ये डिस्टेंस को नोट डाउन करो कि ये जो r0 है, ये डिस्टेंस जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके लेस देन अगर डिस्टेंस है तो ऐसे केस में आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ती नजर आ रही है, देखो इंक्रीज होती नजर आ रही है ना। और इसके बाद वाला डिस्टेंस देखो, इसके बाद वाला प्लॉट देखो तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती नजर आ रही है ना, जीरो होती नजर आ रही है। देखो मैं सीधी भाषा में समझाता हूँ, ये आपको सेंटेंस अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, वापस ये सेंटेंस को एक बार देखो क्या बोला गया है। द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट ए डिस्टेंस r0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ऑफ अबाउट 0.8 फर्मी, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो 0.8 फर्मी के बराबर है। दिस मीन्स दैट द फोर्स इज एट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी। मतलब कि अगर 0.8 फर्मी से लेस देन डिस्टेंस है तो ये फोर्स का नेचर ना रिपल्सिव होगा, और 0.8 फर्मी से ज्यादा है डिस्टेंस, लार्जर देन 0.8 फर्मी, दिस मीन्स दैट द फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स, हाँ, तो डिस्टेंस जो लार्जर देन 0.8 फर्मी है तो एट दैट टाइम ये फोर्स एट्रैक्टिव नेचर वाला होगा। मतलब कि यही फोर्स है जो एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों आपको देता है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको देता है ना। ये जो जिस न्यूक्लियर फोर्स की हम बात कर रहे हैं उसकी बात करें कि अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ज्यादा है, लार्जर है, तो ये एट्रैक्टिव नेचर वाला होगा, और उससे कम है तो रिपल्सिव नेचर। अभी ये हमें ये ग्राफ से कैसे पता चलता है, तो देखो मैं एक आसान भाषा में आपको एक सिंपल सा एक लॉजिकल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको शायद ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये ग्राफ से हमें जो दिख रहा है वो आपको शायद एक सिंपल एग्जांपल से समझ में आ जाए। मुझे एक बात बताओ कि अगर ये ग्राउंड है, हम ये न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी। तो भाई जिस प्लेन के ऊपर हमने रखा है वो प्लेन के ऊपर, क्योंकि यहां से और नीचे तो जा नहीं सकेगा, तो यहाँ पे जिस प्लेन के ऊपर रखा उसी को मैं रेफरेंस फ्रेम मान लेता हूँ, रेफरेंस प्लेन मान लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर हम ये मान लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। लेकिन जरा सोचो अगर मैं इसको उठा करके किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जाऊं तो, किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जाऊं तो क्या अब ये h हाइट के ऊपर, ध्यान से सुनना, क्या अब इस h हाइट के ऊपर इसके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। जरा सोचो कि अगर मैं यहां से इसको छोड़ता हूं तो ये बंदा क्या करेगा, फ्री फॉल करके नीचे आएगा। क्यों नीचे आया, क्योंकि भाई अर्थ की ग्रेविटी ने इसको खींच लिया। क्यों उसने खींचा, क्योंकि भाई वो एक एट्रैक्टिव नेचर वाला फोर्स है। तो जरा देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क आएगा। अगर इसको एट्रैक्टिव नेचर वाला mg फोर्स अगर इसको अपनी ओर खींच रहा है, एट्रैक्टिव नेचर वाला फोर्स उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाएगी, है ना। नेचर देखो, नेचर देखो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, है ना। नेचर देखो, समझ में आ रही है बात, प्लॉट को समझ में आ रहा है। अगर वो रिपल्सिव नेचर वाला था, मान लो कि मैं उल्टा करता हूं, मान लो कि अगर ये अर्थ ऐसा कुछ अंदर केमिकल रिएक्शन आया कि जिसकी वजह से अर्थ ने अभी अट्रैक्ट करने की वजह उसको रिपेल करना स्टार्ट किया, सभी ऑब्जेक्ट को वो रिपेल, सभी मास को रिपेल करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये बॉल अपने आप ऊपर जाएगा, और जैसे वो अपने आप ऊपर जाएगा तो यहां पे हमने पोटेंशियल जीरो मानी है, तो यहां से जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना, इंक्रीज होती जाएगी, है ना, समझ में आ रही है। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती नजर आती है। तो देखो यहां से आप देखोगे तो ये प्लॉट जीरो से जीरो को क्रॉस करके इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब समझ में आई बात कहानी कि भाई क्यों यहां पे
आर लेस देन, ये जो हमारे पास ये जो आर, ये जो पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पे क्यों ऐसा बोला गया कि वो जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर वाला है, और इसके बाद इतने रीजन में वो फोर्स एट्रैक्टिव नेचर वाला है। वो शायद अभी आपको ये एग्जांपल से समझ में आ चुका होगा, है ना, कि 0.8 फर्मी पे सबसे मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, 0.8 से लार्जर, देखो दिस मींस दैट द फोर्स इज एट्रैक्टिव फॉर द डिस्टेंस लार्जर देन द 0.8 फर्मी, मतलब कि 0.8 फर्मी के बाद अगर ये देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रही है, तो ये फोर्स कैसा होना चाहिए, एट्रैक्टिव, क्योंकि एट्रैक्टिव फोर्स ही यहां पे क्या कर सकता है, किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर सकता है ना। और इफ दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी देन दैट फोर्स वुड बी द रिपल्सिव फोर्स, मतलब कि 0.8 लेस देन 0.8 पे देखा तो भाई पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और कोई पोटेंशियल कब बढ़ा सकता है, जब वो रिपल्सिव नेचर वाला फोर्स हो, है ना, सीधी सी बात है। रिपल्सिव नेचर वाला फोर्स मैंने बताया ना कि अगर मान लो कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से अब वो अट्रैक्ट करने की वजह पे जगह पे वो रिपेल करने लगेगी, तो ऐसे केस में ये जो ऑब्जेक्ट है जो उसकी सरफेस के ऊपर था उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ये सेंटेंस को। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोला है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। The nuclear force does not depend on the electric charge. It is not necessary to have an electric charge on the particle to feel this force. बात तो सही है, क्योंकि ये फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो भी है वो दो न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में ही लगेगा, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि भाई ये जो हमारे पास ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज हो या नहीं हो उसे 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 कोई लेना देना नहीं है। चार्ज की वजह से सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे पैदा हो सकता है ना। क्लियर है? ठीक है, दिस फोर्स इज ओनली काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स इज ओनली काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है उसी तरीके से आप यहाँ पे मान लो कि भाई दो न्यूक्लियन के बीच में यहाँ पे ये फोर्स अट्रैक्शन वाला लगेगा। ठीक है, अभी देखो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स के रिलेटेड हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये हमारी कम नसीबी है कि हमारे पास उसका कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।